हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का मंदिर का। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? अब आप लोगों को पता होगा कि मंदिर से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा खजुराहो मंदिर, और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी पूछा जाता है। और उसके बाद बात करें तो ये महाबोधि मंदिर हो गया, कंबोडिया मंदिर हो गया, कोणार्क मंदिर। तो सारे क्वेश्चन जो मंदिर से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो आप लोगों का बहुत सारा यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो सभी लोगों को पता होगा बोध गया बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया बिहार में है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ है और किस वंश ने इसे बनवाया था, ये बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यही ध्यान रखिएगा जो सांची का स्तूप है, बहुत पूछा जाता है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बनवाया किसने था? तो सम्राट अशोक ने। वो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किस वंश ने बनवाया था? तो चंदेल वंश ने बनवाया था। किस वंश ने बनवाया था? चंदेल वंश ने। और वहीं पर हम लोग अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन बनता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, इसमें आप लोगों को पता होगा 3 लोगों की मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ की, इनके भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की। तो 3 मंदिर इसमें है, इसमें रथ खींचा जाता है। और ये कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर भी यही है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, वो भी कहाँ है? तो उड़ीसा में ही। तो ये उड़ीसा के मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश ने बनवा था। महाबोधि मंदिर कहाँ गया? तो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो गया बोध गया में। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भिटारी मंदिर कहाँ है? ये एमटीएस में पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे कहाँ है भिटारी मंदिर? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो तमिलनाडु के मंदिर हैं पूछे गए क्वेश्चन है, शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे मंदिर का। ये सारे कहाँ है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एक तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या? वानखेड़े स्टेडियम। ये तो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। स्टेडियम में सबसे ज़्यादा कोई पूछा जाता है तो यही है, वानखेड़े स्टेडियम। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो 2011 वर्ल्ड कप, जो 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भारत ने जीता, इसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और इस समय जो कैप्टन थे भारतीय टीम के, इंडियन टीम के जो कैप्टन थे वो थे MS धोनी जी। तो कप्तान भी पूछा जाता है। तो 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस समय के कप्तान कौन थे? तो MS धोनी जी थे। और फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखेंगे। वानखेड़े स्टेडियम कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद एक बात कर ले हम लोग, क्या अगर यही बात आई है तो ध्यान रखेंगे कि 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कप्तान भारतीय टीम के कौन थे? तो कपिल देव जी थे। कौन थे? कपिल देव। तो ध्यान रखेंगे कि 1983 में कपिल देव थे और 2011 में जो हुआ था उसमें MS धोनी कैप्टन थे और वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्टेडियम की बात आई इसलिए मैंने वानखेड़े वाला बताया, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बात आ गई नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो आप लोगों को पता होगा ये अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद की बात आ गई तो यहीं पर ध्यान रखेंगे जो एक बहुत पूछा जाता है, झूलता मीनार। ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि झूलता मीनार कहाँ है? तो झूलता मीनार भी अहमदाबाद में ही है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। तो चीज़ों को अगर लिंक कर कर चलेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी।
झूलता मीनार और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है, ध्यान रखिएगा। मीनार की बात आ गई तो मैंने आप लोगों को 7-8 मीनार बताया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बताया था मैंने चांद मीनार दौलताबाद में है, और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। और यहाँ एक हो गया कि झूलता मीनार कहाँ है? ये अहमदाबाद में हो गया। तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे। एक मीनार कहाँ है? तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताया है। शहीद मीनार कोलकाता, ध्यान करिए। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने बात कर लिया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। उसके बाद जो बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसे नोट कर लीजिएगा। एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता, और डीवाई पाटिल कहाँ है? तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसकी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहाँ किसकी बुक है? ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल मंडेला किसकी है? नेल्सन मंडेला, सॉरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को पता होगा ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं, सभी को पता होगा। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? इन्हीं की है, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर अब बात आ गई है तो एडोल्फ हिटलर की पुस्तक भी ध्यान रखेंगे। किसकी? एडोल्फ हिटलर की पुस्तक माई कॉम्फ है, ध्यान रखेंगे। माई कॉम्फ किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सोनू सूद की पता ही होगा, आई एम नो मसीहा। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फेलियर इज अ टीचर किसका है? तो मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। फेलियर इज अ टीचर बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। मूक नायक मैंने बताया था किसकी है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। तो ये सारी बुक आप लोगों को याद होगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। माई स्टोरी किसकी है? कमला दास जी की, बहुत पूछी जाती है। माई स्टोरी किसकी है? माई स्टोरी कमला दास जी की है। और माई ट्रुथ किसकी है? तो इंदिरा गांधी जी की है। और एग्जाम वॉरियर किसकी है? तो नरेंद्र मोदी जी की है। तो ये सारी आप लोगों को पता होगा। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह जी हैं। कौन है? तन्वी शाह। तो यहाँ पहली बात आया है तो पहली महिला या पहला कुछ भी होता है, प्रथम प्रथम तो पूछा ही जाता है। जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो आरती हैं, आरती शाह हैं। कौन है? आरती शाह। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो आप लोगों को पता होगा संतोष यादव। पहली महिला पूछा जाए भारतीय तो बछेंद्री पाल, लेकिन सेकंड बार 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला तो संतोष यादव, नाम ध्यान रखिएगा। और आरती शाह जो हैं, आरती आप लोगों को पता होगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय महिला। तो नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या? तन्वी शाह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब यही बात आ गई है तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। और पहली महिला सीएम कौन है? तो सुचेता कृपलानी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम, और पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। और दोनों लोग ये यूपी की ही बनी थी, ध्यान रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? आप लोगों को पता होगा ये 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, ध्यान रखेंगे। और इस जो घटना है इसको दबाने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए मुख्य सेनापति नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो कैंपवेल थे। ये बहुत पूछा जाता है कि क्रांति को दबाने के लिए जो अंग्रेजों की तरफ से मुख्य नेता या मुख्य अधिकारी चुना गया था वो कौन थे? कैंपवेल थे, नाम ध्यान रखेंगे। इस क्रांति की मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी।
अब यहाँ से ध्यान रखेंगे इस क्रांति का तत्कालिक कारण या मुख्य कारण क्या था पूछा जाता है, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें गाय और सूअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया था और उसे जब चलाना होता था तो उसे दांत से खींचना पड़ता था। तो जो सैनिक थे वो ज़्यादा भारत के ही थे, तो उसमें मुसलमान हिंदू दोनों थे, तो सूअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया था, इससे मुसलमानों का धर्म नष्ट हो रहा था, और गायों के चमड़ों का प्रयोग चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदुओं के धर्म का नष्ट हो रहा था। इसलिए वो भड़क उठे और ये क्रांति इतनी आगे बढ़ी। तो ये तत्कालिक कारण था, ध्यान रखेंगे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो बात आ रही है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बिहार से जो था वो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से आप लोगों को पता होगा नाना साहब ने किया था। कानपुर से नाना साहब, और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहाँ से किया था, तो ये सभी को पता होगा, झांसी वाली रानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, झांसी से किया था। और वहीं यहीं पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो लखनऊ से ध्यान रखेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो ये लखनऊ से इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली से किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा अंतिम मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर कहा जाता है, उन्होंने किया था दिल्ली से। और दिल्ली से ये क्रांति आगे बढ़ी थी, आप सभी लोगों को पता होगा। कहाँ से बढ़ी थी ये क्रांति आगे? दिल्ली से। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ए, डी, ई और के, जिसे उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा भी हो जाता है। तो हम लोग याद करते हैं बी, सी, यानी कि भैंस गई पानी में, तो बी और सी जो है वो पानी में, बाकी जो बचे ए, डी, ई के वो किस में है, वसा में घुलनशील है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों हैं, बाकी जो ए, डी, ई की हैं वो किसमें है, वसा में घुलनशील हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, रथ पर एक टॉफी है, जिससे क्या हुआ था कि इनके रासायनिक नाम हम लोगों को याद हो गए थे। कैसे? रथ पर एक टॉफी है, मैंने बताया था ट्रिक। तो रा से क्या हो जाएगा, रा से रेटिनॉल हो जाएगा, और था से क्या हो जाएगा, थायमीन, जो कि विटामिन बी का हो गया, और पर मैंने हटा दिया था, आप लोगों को ट्रिक याद होगी। तो रथ पर एक, तो मैंने क्या बताया था रथ पर एक टॉफी है, तो र से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन हो जाएगा, पर आप लोग हटा देंगे, ए से एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा, सी का, और का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, किसका, तो ए, बी, सी हो गया, डी का हम लोगों का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, ई का, और एफ से हो जाएगा फ्लोक्विनान, के का। तो ये थे आप लोगों के रासायनिक नाम, और आसानी से आप लोगों को याद हो गए होंगे अगर आप लोगों ने ट्रिक देखी होगी तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 होता है तो उदासीन। तो क्षारीय विलयन का मान पीएच मान कितना होता है, सदैव 7 से अधिक होगा, ध्यान रखेंगे 7 से ज़्यादा। पीएच वैल्यू की खोज सोरेनसन ने की थी। 7 से कम पीएच वैल्यू होने पर विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय। और पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, हमेशा ध्यान रखेंगे। पुथंडू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो पुथंडू किस राज्य का है, तमिलनाडु का है, सभी को पता होगा। पुथंडू, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी, पोंगल, ये सारे कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। लेकिन पुथंडू को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के या प्रारूप समिति, बात एक ही है। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसके हेड थे, इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी किस प्रांत से थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, वो बंगाल प्रांत से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता होगा कि ये संघ समिति के अध्यक्ष थे।
संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन सभी लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, क्या मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, बेनेगल नरसिंह राव जी थे, BN राय थे, बेनेगल नरसिंह राय। लेकिन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति, वैसे पूछे कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो बेनेगल नरसिंह राव जी थे, लेकिन पूछे मौलिक अधिकार के लिए कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांत समिति के भी हेड थे, ये ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार के लिए उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। तो सारे नाम ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सबसे पहले लाहो आप लोगों को पता होगा फोक डांस है। क्या है? फोक डांस है। क्लासिकल डांस और फोक डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य आप लोगों को पता होगा। क्लासिकल डांस 8 है, लेकिन ये किसके अनुसार है? संगीत नाटक अकादमी की। संस्कृति मंत्रालय 9 क्लासिकल डांस मानती है और 9वां किसे मानती है? तो छऊ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि माना किसका जाता है, जब ये कह के पूछा कि जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है, तब आंसर होता है 9। लेकिन पूछा जाए वैसे कि कितने क्लासिकल डांस है, कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 हैं। कौन कौन सी है पता होगा आप लोगों का? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद मणिपुरी है मणिपुरी का, उड़ीसी है उड़ीसा का, कथक है उत्तर प्रदेश का, सत्रिया है असम का, और मोहिनी अट्टम और जो कथकली है ये कहाँ का हो गया? केरल का। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। इन सारे के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य पूछा जाता है भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। तो 8 हो गए। कुचिपुड़ी, यहाँ से एक बार अगर न याद हो तो नोट कर लीजिएगा। क्या सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग? क्या सबसे पहले ध्यान रखेंगे? भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुर का ही हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? उड़ीसा का ही। उसके बाद ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। उसके बाद 2 है, एक है मोहिनीअट्टम और एक है कथकली। ये दोनों कहाँ के हैं? तो मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ के हैं? तो ये दोनों केरल के हैं। उसके बाद एक बच गया कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो ये 8 हो गए, ध्यान रखिएगा। राज्य भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखिए कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो जो है ये फोक डांस, ये एक लोक नृत्य है और ये है मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मेघालय की और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे नोंगक्रेम बांग्ला, सादा सुक, मिंजिम, ये सारे कहाँ के हैं? तो ये मेघालय के ही हैं। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, कुम्मी, लंबाडी, डांडरिया, उसके बाद भाम कल्पम, ये सारे कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिथरई, चित्रार्थी, पुथंडू, पोंगल, ये सब मैंने बताया कहाँ का है। तो ध्यान रखेंगे, सारे के सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू, जल्लीकट्टू सारे तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिएगा। गोवा की क्लासिकल डांस की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें आप लोगों को पता होगा, क्या है? घोड़ मुदनी है, फुगड़ी है, खोल डकनी है, ये सारे कहाँ के हैं? सिग्मो है, सिग्मो उत्सव भी होता है, सिग्मो फोक डांस भी गोवा का होता है। तो ध्यान रखेंगे, खोल ढकनी, घोड़ा मोदनी, और उसके बाद ये जो मैंने बताया भी, मांडो है, मांडी है, वो नहीं, वो आप लोगों को पता होगा, वहाँ नदी है तो उसी के नाम पर है। मांडो, मांडी, खोल ढकनी, घोड़ा मोदनी, फुगड़ी, सिग्मो, ये सारे कहाँ के हैं? गोवा के ही हैं। तो और यहाँ के झारखंड के आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर ये फोक डांस होता है, क्या? सराय केला छऊ। छऊ 3 प्रकार का होता है, तो सराय केला छऊ जो है वो कहाँ का है? झारखंड का है। उसके बाद फगुआ भी यहीं का है, फगुआ त्यौहार भी होता है, फगुआ फोक डांस भी होता है, यहीं का है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा एक होता है, क्या? पैग, ये भी कहाँ का है? ये भी यहीं का है, उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, कजरी, ये सारे उत्तर प्रदेश की हैं, ध्यान रखिएगा। तो चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी सारे तमिलनाडु के हैं, और जो उसमें पुथांडू है वो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? तो ये
मतलब 1900 लिखना था, ये 91 हो गया है, तो वैसे भी ये गलत है। आप लोगों को पता होगा 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप जीता था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था। इसमें ये कहाँ हुआ था तो ध्यान रखिएगा, तीसरा ये वर्ल्ड कप था, मलेशिया में हुआ था। और भारत के कैप्टन, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी को पता होगा कि भारत के कप्तान कौन थे। तो 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था, मलेशिया में हुआ था। भारत के कप्तान कौन थे हॉकी टीम के, तो अजीत पाल सिंह थे। नोट करिएगा, बहुत पूछा जाता है। 10 अंश जल मार्ग किसको अलग करता है, तो आप लोगों को पता होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और क्या ग्रैंड चैनल, ये सभी को पता होगा। तो सारे नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो फिर देखिए। पहले बात कर ले 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। अंडमान निकोबार इसके बीच कौन सा है, तो 10 अंश है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो छोटे निकोबार और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल नोट करेंगे, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। और बात करें कि ग्रैंड चैनल किसके बीच है, तो ध्यान रखेंगे सुमात्रा, जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है, और अंडमान निकोबार के बीच में है ग्रैंड चैनल। ये सारे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई न कोई पूछा ही जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, देखिए सुदूरस्थ का मतलब क्या होता है, मुख्य भूमि का। तो आप लोगों को पता होगा, वैसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो होता है वो सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन सुदूरस्थ पूछ लिया जाए मतलब मुख्य भूमि का जो है वो कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, सभी लोगों को पता होगा। किबूथी की बात करें तो किबूथु जो है आप लोगों को पता होगा, ये सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा काल सबसे, किबूथु जो है ये सबसे पूर्वी है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तरी की बात करें तो सभी को पता होगा ये कहाँ है, तो लद्दाख में है ऊपर। और सबसे पूर्वी हो जाएगा। सबसे दक्षिणी की बात करें, देखिए यहाँ पर भारत का मैप समझिए, कन्फ्यूजन नहीं। बात करें मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी हो गया। सबसे ऊपर पूछे सबसे उत्तरी, तो सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इंदिरा काल। क्या हो जाएगा, इंदिरा काल। सबसे यहाँ इधर की बात करें तो सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे गौर माता, जिसे सरक्रीक भी कहा जाता है। और इधर सबसे ईस्ट की बात करें तो सबसे ईस्ट में क्या हो जाएगा, किबूथु, जो कि कहाँ है, तो किबूथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, लद्दाख में। तो ये सारे चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछे सुदूरस्थ या सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ध्यान रखेंगे, तब होगा हम लोगों का कन्याकुमारी। लेकिन पूछा जाए सबसे दक्षिणी, तब हो जाता है इंदिरा पॉइंट। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार भी कहा है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये सभी को पता होगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। इसे उसमें आर्टिकल 21 से जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा देने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 21 ए में है, तो राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो सभी को पता होगा विंबलडन। कौन सा है, विंबलडन है, ध्यान रखेंगे। विंबलडन कहाँ खेला जाता है, पूछा जाता है किस ग्राउंड पर खेला जाता है, तो घास पर खेला जाता है। और फ्रेंच जो है वो किस पर खेला जाता है, मिट्टी पर। कोश का सिद्धांत किसने दिया था, तो कई बार आप लोग इसे कर चुके हैं कि स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। मृत कोशिका की खोज पॉन्ड वाटर में खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में।
और ल्यूमन हॉक ने पॉन्ड वाटर में जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिए। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति आर्टिकल 108 में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ध्यान रखेंगे किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 108। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो सभी को पता होगा किस घराने से है। किराना घराना। किराना घराना के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो किराना घराना के संस्थापक की बात करें तो करीम खां है। कौन है? करीम खां, सभी को पता होगा। करीम खां किसके संस्थापक हैं? किराना घराना के। और गंगूबाई हंगल उस घराने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और जो किराना घराना से और कलाकार हैं उन्हें भी देख लीजिए। बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट। उपेंद्र भट्ट, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान, बलदेव सिंह बाली, करीम खान, गंगूबाई हंगल, इन सभी लोगों का किस घराने से संबंध है? तो ध्यान रखेंगे किराना घराना, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि भिंडी बाजार घराने से किसका संबंध है? तो लता मंगेशकर जी का है, ध्यान रखेंगे। तो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे नोट करिएगा, याद करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।